नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर से जुड़े अहम मसलों की। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं मौजूदा ट्रेंड्स का। तो शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बुलेट पॉइंट। अपने निर्धारित समय पर पूरे होंगे महाराष्ट्र के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे। इंफ्रा प्लानिंग को लेकर एकनाथ शिंदे ने और क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बातचीत। ऑफिस स्पेस के सौदों में बढ़ा को वर्किंग वर्क स्पेस का हिस्सा। एनसीआर एमएमआर के मुकाबले दक्षिण के शहरों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे मल्टीनेशनल ब्रांड्स। ऑफिस स्पेस पर एनरॉक की रिपोर्ट में खुलासा। ऑफिस स्पेस में को वर्किंग के बढ़ते दबदबे पर ऑफिस के फाउंडर से चर्चा। रियल एस्टेट में बढ़ने लगा टेक्नोलॉजी का दखल। प्रोजेक्ट बनाने से लेकर बिक्री तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद ले रहे डेवलपर्स। कैसे टेक्नोलॉजी ने आसान किया रियल्टी सेक्टर में बिजनेस, जानेंगे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी एनसीडीआरसी के फैसले से बढ़ी घर खरीदारों की उम्मीदें। पोजीशन में देरी पर बिल्डर पर लगाया भारी जुर्माना। 27 साल बाद भी पोजीशन नहीं देने पर मुंबई के एक बिल्डर पर फ्लैट की कीमत का 7 गुना जुर्माना। तो वहीं दूसरे मामले में 3 साल की देरी पर बिल्डर पर 37 लाख रुपए का जुर्माना। और अब बात करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले दिनों में राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स को लेकर मैंने बात की महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से। पूरी बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ही नहीं, मुंबई की अगर सिर्फ बात करें तो मुंबई में तमाम अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो उम्मीद कर रहे हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं। हमारे पास भी तमाम सवाल आते हैं कि कब कितनी जल्दी पूरे होंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू। मेरा बुनियादी सवाल यही होगा कि मुंबई के अगल बगल एक नहीं कई अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो कोस्टल रूट की बात हो, चाहे नावा शेवा सीलिंग की बात हो, या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों। इन प्रोजेक्ट्स में लेकर क्या अपडेट है और कितनी जल्द से जल्द इनको डिलीवर करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मुंबई कोस्टल हाईवे जो है वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है उसका। कोविड में भी काम रुका नहीं और निर्धारित समय पे वो पूरा हो जाएगा। मेट्रो का जो बात है, मेट्रो का भी लगभग 337 किलोमीटर का जो नेटवर्क है पूरी तरह मुंबई एमएमआर में, उसकी भी तेज़ी से काम शुरू है। और जो आपने कहा शिवड़ी नावा शेवा, जो 22 किलोमीटर का जो ये सी लिंक है, ये देश में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट है। और इसको हम लोग ने कोस्टल वरली शिवड़ी, ऐसा मतलब कोस्टल हाईवे में मुंबई में मुंबई से लेके रायगढ़ तक वो ट्रैवल करेगा। और हम लोग का ये जो वहाँ कनेक्ट करने का भाई हम लोग सोच रहे हैं कि मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस हाईवे उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो मुंबई से लेके सीधा मुंबई पुणे एक्सप्रेस को टच हो जाएगा, जिसके 2-2.5 घंटे लगते, आधे घंटे में 40 मिनट में पहुँच जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ताकि ट्रैवल टाइम कम होता है तो लोगों को फ़ायदा होता है, फ्यूल बचत होता है, समय बचता है, पोल्यूशन नहीं होता है। ये सब ये फ़ायदे हैं। और इस राज्य में कई ऐसे हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट चालू है, जैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे, एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। उससे गेम चेंजर है। ये पूरी इकोनॉमी को पूरी तरह बूस्ट करेगा। और जो 15-16 घंटे लगते हैं वो 6-7 घंटे में पहुंच जाएंगे। नागपुर से JNPT नज़दीक आ जाएगा, वहाँ इंडस्ट्री जाएगी। सिर्फ रोड नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। सर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का क्या स्थिति है, क्या अपडेट है उसमें? अभी वो तो जहाँ अभी कई पर लैंड एक्विजिशन हो रहा है, यहाँ पर पालघर इस तरफ, और उसका भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसका काम चल रहा है। एक और सवाल सर, डिलाई रोड ब्रिज है, उसको लेकर तमाम सवाल हमारे पास आते हैं और बड़े लंबे समय से वो अटका हुआ है। डिलाई रोड जो ब्रिज है लोअर परेल में, उसको लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या वजह है, क्यों उसमें डिले हो रहा है? नहीं, उसको ये तो जो ब्रिज है उसको वो आवश्यक ब्रिज है और लोगों के फ़ायदे के लिए, और निश्चित रूप से मैं एज ए अर्बन मिनिस्टर उसमें ध्यान दूंगा और जल्द से जल्द उसको जो भी डिफ़िकल्टी उसको दूर करूँगा। सर, एक अंतिम सवाल कि
स्टैम्प ड्यूटी छूट जब आपने दी थी आज से 1-1.5 साल पहले, तो उसका रियल एस्टेट पे बहुत शानदार असर पड़ा था, बहुत शानदार सेल हमने देखी। अब क्या वैसा कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी इस समय मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, डेवलपर्स कह रहे हैं वो भाव बढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल महंगा हुआ है। सरकार क्या कर रही है कि आम होम बायर को राहत मिले? स्टील और सीमेंट का तो पैसे बढ़ गए बहुत। और जैसे देखा जाए तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी का मामला है वो रेवेन्यू मिनिस्ट्री के साथ रिलेट करता है। लेकिन कई जगह जैसे स्टैम्प ड्यूटी और प्रीमियम में सहूलियत दी थी, तभी आपको बताऊंगा मैं, कोविड होने के बावजूद बड़े पैमाने पे ट्रांजैक्शन हुआ। लोगों ने घर खरीदी बहुत बड़े पैमाने पे की। रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी मिला, कारपोरेशन को भी मिला, और लोगों को सस्ते घर भी मिले, और रियल इस्टेट को भी बूस्ट मिल गया। नहीं तो रियल इस्टेट पूरी तरह ठप हो गया था, और उस वक्त उनको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता थी। इसलिए राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय जी ने ये डिसाइड कर लिया कि अभी इनको ज़रूरत है, इनको मदद की, और इसलिए वो डिसीज़न लेने के बाद काफ़ी राहत मिली। कई जगह से डिमांड आ रही है, लेकिन ये जो मुद्दा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसके साथ जुड़ा हुआ है, और हम लोग तो पॉजिटिव है, सोचते हैं क्या करें, कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे हम लोग। और अब बात करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की। वित्त वर्ष 2022 में देश के टॉप 7 शहरों में ऑफिस स्पेस के कुल अब्जॉर्प्शन में 13% हिस्सा को वर्किंग वर्क स्पेस का रहा है, और इसमें सालाना 8% की ग्रोथ दर्ज की गई है। कुल ऑफिस स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन देखने को मिला है। आईटी और ई कॉमर्स सेक्टर अब्जॉर्प्शन के मामले में 8% कमजोर हुआ है। क्या आईटी सेक्टर डायरेक्ट ऑफिस स्पेस के बजाय कोवर्किंग स्पेस में फोकस कर रहा है? कोवर्किंग में जो अब्जॉर्प्शन बढ़ा है उसमें और कौन से सेक्टर हैं? टॉप 6 शहरों में कोवर्किंग स्पेस को लेकर कैसी स्थिति है, ये जानने की कोशिश करेंगे अमित रमानी जी से, जो फाउंडर एंड सीईओ हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि एनारॉक की रिपोर्ट कह रही है कि कुल ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन में 13% हिस्सा और 8% की ग्रोथ कोवर्किंग वर्क स्पेस में देखने को मिल रही है। जाहिर है हालात बेहतर हो रहे हैं। आपका डेटा क्या कहता है और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस रिपोर्ट से? दीपक जी, पहले धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए जी बिजनेस पे। जैसे आप देख रहे हैं, दी इंडस्ट्री जो है 2.5 गुना बढ़ गई, 5% से 13% की ग्रोथ हुई है। 25 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफ 1 बिलियन स्क्वायर फुट की इंडस्ट्री थी कोवर्किंग प्री कोविड। आज आप देखिए 65 से 70 मिलियन स्क्वायर फुट जो है वो कोवर्किंग इंडस्ट्री के पार्ट में है, टोटल कमर्शियल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अगर आंकड़े देखे जाएं तो। मेरा ये मानना है कि ये ग्रोथ और बढ़ेगी 2022 और 23 में। कंपनियां क्लियरली मूव कर रही हैं फ्रॉम कन्वेंशनल स्पेस से कोवर्किंग स्पेस की तरफ। तभी आप देखिए जो आईटी आईटीएस का थोड़ा कमी भी हुई है, वो इस करके हुई है कि वो आईटी आईटीएस कंपनियां अपनी जो डिमांड है वो कोवर्किंग में लेके जा रही हैं। सो हमारा तो ये मानना है कि अभी तो सिर्फ झलक दिखी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो बहुत और इंडस्ट्री की ग्रोथ बाकी है 2022-23 और आगे। अमित जी, नई सप्लाई के लिहाज से साउथ के शहर डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन रेंटल सबसे ज्यादा महंगा एमएमआर में है, जो कि करीब 126 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो वहीं 78 रुपए पर स्क्वायर फीट के करीब एनसीआर और बेंगलुरु में है। तो मल्टीनेशनल ब्रांड्स की बात करें या फिर कहें ज्यादा अब्जॉर्प्शन किन शहरों में देखने को मिल रहा है? दीपक जी, देखिए जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, जो आईटी आईटीएस मार्केट है, जो सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया का, उसमें 2 चीजें हैं में, एक टैलेंट, दूसरा रियल एस्टेट की कॉस्ट। और रियल एस्टेट की कॉस्ट पिछले एटलीस्ट 15 सालों से डॉलर्स पर स्क्वायर फुट का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मल्टीनेशनल्स के लिए कि वो कहाँ पे अपने सेंटर्स को एस्टैब्लिश करेंगे। टैलेंट क्लियर है आज की डेट में, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कुछ नए और टाउन्स, कोयम्बटूर, कोची, टैलेंट यहाँ पे अवेलेबल है, अबंडेंस में अवेलेबल है। एंड डॉलर मार्केट जो है, बिकॉज जो बैंगलोर और हैदराबाद के डेवलपर्स हैं उन्होंने क्लियरली ये समझा हुआ है कि लार्ज फॉर्मेट्स जो 1 लाख से लेके 1 मिलियन स्क्वायर फुट तक के कैंपस हैं, उनमें डॉलर रेंटल मार्केट जो आपने 76 रुपए का आंकड़ा बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके करके दोज मार्केट्स टैलेंट और ये डॉलर रेंटल के लिए कंटिन्यू होता रहेगा, जो ग्रोथ है वो साउथ मार्केट्स में। अमित जी, 14 शहरों में 131 सेंटर पर आप काबिज हैं, 77,000 से ज्यादा सीट्स हैं। मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए, इंटरनेशनल टेंशन को देखते हुए आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या रणनीति अपना रहे हैं? देखिए, ग्लोबल जो क्यूज हैं जो आपने अभी बोले, उन सब का इम्पैक्ट तो पूरी वर्ल्ड पे आएगा और इंडिया पे भी आएगा। बट अगर आप पूरी वर्ल्ड में देखें, इंडिया आज भी 8.5 से 9% ग्रोथ की बात कर रहा है, जहां हर मार्केट, ऑलमोस्ट सारे ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ तो फ्लैट है, यहाँ रिसेशन की बातें शुरू हो गई हैं। सो उस करके इम्पैक्ट जरूर आएगा दीपक जी, बट आज की डेट में मेरा ये मानना है कि इंडिया की स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। वो सर्विसेज की आउटसोर्सिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग की आउटसोर्सिंग हो, इन सबको जोड़ के मेरा ये मानना है कि ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। थोड़े प्लस माइनस रहेगा, बट ओवरऑल ग्रोथ इंडिया की बहुत स्ट्रांग रहेगी। और अगर इंडिया की ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी तो कमर्शियल रियल एस्टेट और कोवर्किंग की ग्रोथ भी स्ट्रांग रहेगी, बिकॉज लोग नया जगह लेंगे, एम्प्लॉइज को सिचुएट करेंगे नई जगहों पे। दूसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कन्वेंशनल जो स्पेस है उसका मैं पूरा मुआवजा नहीं बता सकता, बट क्लियरली कन्वेंशनल जो है वो आज कोवर्किंग में मूव कर रही है। अब अगर वो कोवर्किंग में मूव कर रही है और पिछले 2 साल में लोगों ने अपनी स्पेस वापस दे चुके हैं लैंडलॉर्ड्स को, तो जब उनको वापस आना है ऑफिस, तो क्लियरली उनके लिए कोवर्किंग एक बहुत इजी सॉल्यूशन बन जाता है। एक तो स्पीड के करके, फ्लेक्सिबिलिटी के करके, कैपिटल नहीं लगाना पड़ रहा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के मॉडल में जा रहे हैं। तो ये सब करके कोवर्किंग की ग्रोथ इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द इंडस्ट्री गोज मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगी। अमित जी, टियर 2 शहरों में क्वालिटी ऑफिस स्पेस की भारी कमी है, तो छोटे शहरों के लिए कोई अलग रणनीति ला रहे हैं? और आपने बीच में वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए घर में ऑफिस सेटअप का जो एक नया वर्टिकल शुरू किया था, उसमें क्या अपडेट है? देखिए दीपक जी, आज से 12-14 महीने पहले हम लोग सबसे ज्यादा टियर 2 के पे बुलिश थे, ऑफिस की टीम। आज 6 महीने पहले हमने एक रिपोर्ट भी निकाली JLL के साथ ऑन टियर 2 सिटीज। 60 से 70% एंटरप्राइज क्लाइंट्स आज टियर 2 शहरों को देख रहे हैं अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाने के लिए। जहां उनके पास कुछ नहीं है वहां पे वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जहां उनके पास ऑलरेडी है वो उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बोला कि डिमांड बहुत है, बिकॉज डिमांड उन सिटीज में द बेस इतना छोटा था कि वो डिमांड बहुत बड़ी दिखती है, बट जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है। सो अगर आप एक जयपुर जैसी सिटी देखें, बहुत डिमांड है, बट सप्लाई जो नॉन कंप्लायंट सप्लाई है या सप्लाई जो क्वालिटी सप्लाई नहीं है, उस करके हमारे को डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ रही है टू बिकम अ जॉइंट डेवलपर। पहले बिल्डिंग बनाएंगे, कंप्लायंट बिल्डिंग बनाएंगे, ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर डिमांड लेके आएंगे। सो ये चल रहा है साइकिल। तो इसके करके थोड़ी ग्रोथ स्लो चल रही है बिकॉज सप्लाई अवेलेबल नहीं है, बट ये मेरा मानना है कि एज अ बेस टियर 2 सिटीज जो हैं उनका बेस छोटा है, बट वो 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगी देन द टॉप 7 सिटीज, बिकॉज टॉप 7 सिटीज का बेस ही बहुत बड़ा है। आज जो हम बिलियन स्क्वायर फुट बात करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 850 मिलियन स्क्वायर फुट टियर 1 सिटीज में है, सिर्फ 150 मिलियन स्क्वायर फुट टियर 2 सिटीज में है। सो जो बेस इतना छोटा है तो वो ग्रोथ भी बहुत अहम रहेगी ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। यानी समझने और चिंतन करने वाली बात यह है कि अब मल्टीनेशनल ब्रांड्स ऑफिस स्पेस के मामले में NCR, कोलकाता और MMR के बजाय बंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि साउथ के शहरों में नॉर्थ के मुकाबले सस्ता ऑफिस स्पेस, बेहतर टैलेंट, प्रोडक्टिविटी मिल रही है। ऐसे में NCR जैसे बड़े रियल्टी मार्केट के प्लेयर्स को चिंतन करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस रियल ट्रेंड्स के बाद यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट में किस तरह से अपने पैर पसार रही है। छोटे से ब्रेक के बाद।
रियल एस्टेट सेक्टर अब हाईटेक हो गया है। डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट सेल करने के लिए एआई, बीआई या मशीन लर्निंग का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में रियल्टी सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी कितनी अहम हो गई है, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, होम बायर्स और रियल्टी सेक्टर को किस तरह से फायदा पहुंचा रही है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव हैं, सीईओ एंड फाउंडर लेमोनोर। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। पहला सवाल मेरा ये होगा कि वैसे तो एआई एंड एमएल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बिजनेस मॉडल का अहम हिस्सा होती जा रही है, लेकिन ये भारत में रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह से दाखिल हुई है और देसी टाइप कंस्ट्रक्शन और रियल्टी सेक्टर को टेक्नोलॉजी ने कैसे बदला है? ये प्रमोट हुआ है पिछले 5 साल पहले, लेकिन पिछले 2 सालों में सबने एक लेसन सीखा है कि हमको कोई भी बिजनेस में रहना है तो उसके लिए हमको बहुत अच्छे सिस्टम्स की ज़रूरत है, हमको बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। हमारी डिपेंडेंस जो हमारी 100% हमारे साथ कम करने वालों पर रहती थी, उसकी जगह हमारी डिपेंडेंस होना चाहिए कि हमारे पास सारा डेटा कैसे कैप्चर हो रहा है और उस डेटा को देख के हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हमारी वर्कमैनशिप में, हमारी पार्टनरशिप में और कस्टमर और सेलर बायर के रिलेशनशिप में है इसकी इम्पोर्टेंस। अनुराग, रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपर्स टेक्नोलॉजी में किस तरह की सर्विसेज ले रहे हैं और डेवलपर्स, होम बायर्स के लिए बीआई कैसे फायदेमंद हो रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे देश में पहले से था कि हम जब कभी किसी के साथ रियल एस्टेट में काम करवाते थे तो टाइमलाइन कभी मैच नहीं हो पाती थी। फिर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस भी हम कभी फ्रीज नहीं कर पाते थे अपनी तरफ से, और कस्टमर्स को ये इशू होता था कि हमने जो हमें चाहिए था उस टाइप से हमको मिल नहीं रहा है। तो वर्चुअली ऑल्सो शोइंग देम कि हाउ इट लुक लाइक इफ समबडी इज बाइंग अ हाउस और सम कमर्शियल स्पेस या ऑफिस स्पेस, उनको ये चीज़ आप पहले ही समझा दें, दिखा दें, वर्चुअली दिखा दें कि ये कैसा दिखेगा, नंबर 1। नंबर 2 है कि हमारे उनके पास अगर कस्टमर ने कोई चीज़ सिलेक्ट की है तो हम कैसे उस चीज़ को ऑटोमेटिकली प्लान कर सकें कि हमको कितना मटेरियल लगेगा, विच आर द बेस्ट वेंडर्स जहाँ से हम मटेरियल ले सकते हैं, उनका बैकअप और कौन हो सकता है, प्रिडिक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स की आज की डेट में अगर हम अगले 3 महीने में जाते हैं कहाँ प्राइस चेंज अपने आप हो सकते हैं, हाउ टू प्रिडिक्ट दिस। इतने फैक्टर्स हैं कि जहाँ की रियल स्टेट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, और यही बेनिफिट कस्टमर्स को मिलता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन तभी आता है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको मिल रहा है कि नहीं टाइम पे। अनुराग, इंडियन रियल एस्टेट के मुकाबले फॉरेन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल में क्या कुछ फर्क है? इंडिया के बाहर स्पेशली, क्योंकि मैंने देखा है यूएस में है और दूसरी जगह पर है कि बहुत ही कंसिस्टेंट प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है और बहुत ही रिलायबिलिटी रहती है। जैसे कि आपने कहीं कोई अपनी घर बनाने के लिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उनका एस्टिमेशन बड़ा क्लियर रहता है, बड़ा प्रिसाइज रहता है। द वे दे आस्क क्वेश्चंस टू यू कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, सब चाहिए, सारे ऑप्शंस दिखा के आप पिक आउट करते हो, और उसके बाद वो आपको एस्टिमेट्स करके वर्कफोर्स का, उनके टाइम का, मटेरियल का, ऑटोमेशन प्रोसेस का आपको एग्जैक्ट टाइम देते हैं और उसी एग्जैक्ट टाइम में उनकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पास डेटा बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट होता है कि हमको कहाँ से क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और प्रेडिक्शंस को यूज़ करके कि कहाँ पर हमको जो बेनिफिट मिलेगा, हाउ कैन वी पास ऑन दैट बेनिफिट टू द कस्टमर ऑल्सो। तो ये चीज़ इतनी फेयर है कि ये सबसे ज़्यादा इंडिया को अडॉप्ट करनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहा है, और अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के यूज़ से और इसके एडॉप्शन के यूज़ से ये डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। हर टेक्नोलॉजी के अपने फायदे नुकसान हैं। रियल एस्टेट में छोटी से छोटी डील भी बहुत बड़ी होती है। ऐसे में फ्रॉड ना हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, डेटा वेरिफिकेशन के लिहाज से कितना सुरक्षित है अगर मेटा पर डील हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है और बाद में पता चले कि प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में होम बायर्स को कहां और कैसे सावधान रहने की जरूरत है? इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो आजकल अगर हम किसी डेवलपर्स के बारे में, बिल्डर्स के बारे में, रियल एस्टेट एजेंट्स के बारे में हम देखना चाहें तो ऐसे बहुत से सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म हैं जहां आप जाके बैकग्राउंड देख सकते हैं। आजकल इतना ओपन हो गया है कि जो भी कुछ खरीदता है, वेदर दे बाय कार्स, वेदर दे बाय हाउसेज और शॉप्स और एनी स्पेस, और दे वांट टू रेंट इट,
उनको इतना ज़्यादा बैकग्राउंड अवेलेबल है इन प्लेटफॉर्म्स में कि बायर्स जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म पे जाके उनका बैकग्राउंड देख सकते हैं कि इन्होंने कितने लोगों को क्या सेल किया, कैसे किया, उन कस्टमर्स का फीडबैक क्या है। और ये सब इसीलिए होती है क्योंकि सारा डेटा इतने अच्छे तरीके से कैप्चर हो रहा है, प्लस द सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो भी जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं आज की डेट में कि सिस्टम्स आर ऑन क्लाउड बट दे आर वेरी सिक्योर थ्रू सर्टिफिकेशन। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू कस्टमर्स को बहुत बड़ा ये बेनिफिट मिलता है और लीगली भी ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि किसी ने ज़रा सी भी अगर गड़बड़ी की है डेटा में या इंफॉर्मेशन में या कुछ में, तो उसको बड़े इजीली कैच किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि रियल एस्टेट अब काफी हद तक टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले वहां बायर्स की रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, मॉनिटरिंग समेत सेल और सर्विस को लेकर अब हर जगह टेक्नोलॉजी का दखल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग रियल एस्टेट को अब दूसरे ही मुकाम पर लेकर जा रही है। हाँ, लेकिन इसी के साथ अगर यह भी पता चलने लगे कि प्रोजेक्ट लॉन्च जो हो रहा है वो फंसेगा नहीं, तब होम बायर्स का जीवन और आसान हो जाएगा। शुक्रिया अनुराग, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे रियल्टी सेक्टर की कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।